क्या था? चलो, क्या पढ़ना था अपने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला ना? चलो बात करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने एक छोटी सी बात करी थी कि अगर किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज मास दे दे किसी भी एलिमेंट के, तो फिर कैसे उससे एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें। पहले तो एक स्पेसिफिक अप्रोच देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं पूरे क्वेश्चन को टेबल बना के, और फिर बाद में देखेंगे ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक सा ये तो फॉर्मूला सभी को याद है। अगर मास गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? क्या अप्लाई करते हो? गिवन मास बाय मोलर मास। तो क्या ऐसा करते हैं तो क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं ना। अब इसी के बेसिक एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है ना। चलो क्वेश्चन लिखो पहले, साथ साथ में फिर सॉल्व करेंगे। कंपाउंड कंटेन्स 60% by mass of carbon, 32% by mass of oxygen, and 8% by mass of hydrogen। इसमें 8% मास किसका है? हाइड्रोजन का है। क्वेश्चन बोला उसने कि कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। मतलब फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का ना। तो अब एक बार लिखना छोड़ो, सुनो इधर कैसे करना है अपने को ना। पहले तो बेसिक पूरा स्टेप बाय स्टेप करते हैं, टेबल बना के कैसे सॉल्व करना है अपने को। क्या क्या गिवन है अपने को? तीन एलिमेंट कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों लिख दिया हमने। फिर इनका क्या गिवन है? परसेंटेज मास कितना कितना गिवन है? इसका 60, इसका 32, और इसका कितना गिवन है? 8। अच्छा उल्टा कर दो, एक काम कर लेते हैं, ऊपर ऑक्सीजन नीचे हाइड्रोजन लिख देते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन सही है। ऑक्सीजन का कितना? 32%। हाइड्रोजन कितना आ गया? 8%। ये तो जो गिवन था हमने लिख दिया। अब देखो इसी को मास मान लेंगे। सोच के देखो, 60 ग्राम है, अगर मैं 100 ग्राम मान लूं तो उसमें 60 ग्राम क्या रहा होगा? कार्बन। 32 ग्राम क्या रहा होगा? ऑक्सीजन। 8 ग्राम क्या रहा होगा? हाइड्रोजन। अब कहते हैं इसी परसेंटेज मास से क्या निकाल दो? मोल्स निकाल दो। इसी परसेंटेज मास से क्या निकाल दो? मोल्स। अच्छा, मोल्स निकालने का फॉर्मूला अभी ऊपर लिखा है, गिवन मास बाय मोलर मास। अच्छा हमने लिखा 60। कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। तो 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया? 5 हो गया। ऐसे देखो यार, 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है मास? 16। तो डिवाइड करो कितना बन गया? 2। अच्छा हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो 8/1 कितना बन गया? चेक करो, क्या मोल्स का रेशियो क्या आ गया? 5:2:8। क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है या नहीं है? चेक करो, इससे सिंपलेस्ट और कोई रेशियो पॉसिबल है क्या? इससे सिंपलेस्ट पॉसिबल नहीं है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि जो मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो आया, क्या आ गया अपने पास? 5:2:8 आ गया। ये है ना भाई, 5, 2 और इसका कितना बन गया? 8। तो जो रेशियो होता है देखना, मैं लिखूं CH4, उसका मतलब क्या है? CH4 में 1 मोल कार्बन, 4 मोल हाइड्रोजन, तो मतलब उनका रेशियो क्या? 1:4 का। तो जो मोल का रेशियो आ गया वो क्या बता रहा होगा? कार्बन कितने हैं इसमें? 5। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और हाइड्रोजन कितना है? 8। तो अगर सिंपलेस्ट रेशियो है तो इसी को क्या बोलते हैं? उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो वो क्या रहा होगा? C5O, या पहले H आई गया तो H8 लिख देते हैं। H8 और क्या आ गया? O2। चेक करो, निकाल सकते हैं ऐसा। तो ये इस कंपाउंड का क्या आ गया? एम्पेरिकल फार्मूला। तो मतलब कभी भी परसेंटेज मास गिवन होगा तो अपने को निकालना क्या है? मोल्स का रेशियो।
और जो मोल्स का सबसे सिंपलेस्ट रेशियो होगा वही क्या होने वाला है अपना इंपेरिकल फॉर्मूला। लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन हमेशा इतनी आसान ही दे 60 दे दे, बहुत बार ऐसे देगा 65.7, तो वो डिवाइड करके अपने को वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे टिपिकल क्या होंगी, कैलकुलेशंस होंगी। एक बार इसको नोट करो, क्या सिंपल सा 3 स्टेप अप्लाई करके किया जा सकता है। कर लो। ऐसा एक सिंपल सा क्वेश्चन अभी और करते हैं जिसमें टफ कैलकुलेशन नहीं है, उसमें कैलकुलेशन सभी क्या होंगी, आसान ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 75% by mass of carbon. Calculate its empirical formula. इसका empirical formula क्या होगा। अच्छा हाइड्रोकार्बन का मतलब समझते हो, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास कितना रहा होगा 25%। अगर कार्बन 75 तो 25, तो कैसे किया जाए, रेशो निकाला तो मैं सिंपलेस्ट रेशो ना, कार्बन का मास को कार्बन 12 हाइड्रोजन 1, उनका दोनों मास 12 होता है। वन रेशो रेशो वो तो मास का रेशो होगा, निकालना क्या है मोल्स का रेशो, मोल्स निकालने पड़ेगा। है ऐसा हो जाएगा, ज्यादा खतरनाक नहीं हो गया। क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो 6.25 आएगा, 6 पॉइंट ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ये सिंपलेस्ट थोड़ा रेशियो है। हाँ तो सिंपलेस्ट बना के करेगा नहीं तो और भी नहीं। तो मेरे को तो 6.2 भी गड़बड़ लग रहा है, ये एग्जैक्ट 6.2 आ रहा है। 25 को डिवाइड करना 6.2 से, 25 डिवाइड बाई 6.2,
मेरे को लगता है तुमने टफ कर ली कैलकुलेशन, है नहीं? देखना भी कैसे करते हैं इसको आसान। तुम वो डेसिमल डेसिमल में तुम डेसिमल डेसिमल करने बैठे, देखो डेसिमल की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 75 और ये कितना 25, इसमें कोई दिक्कत? क्या मोल्स लिख दें क्या? क्या होगा 75 डिवाइडेड बाय 12, यही होगा ना? और 25 डिवाइडेड बाय 1, तो ये तो 25 ही हो गया। 75/12, एक काम कर लो, इसको 3 पे काट दो तो कितना हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा क्या? कितनी बात समझ आती है तुम्हें? बताओ भाई। अगर कभी ऐसा लिखा हो 25/4 रेशो 25, क्या 25 to 25 तो रेशो में कैंसिल ही हो जाएगा क्या? तो ये क्या बनेगा? 1/4 रेशो 1, तो क्या 1/4 हो जाएगा क्या? बताओ एक बार, ऐसे ही होता होगा। तो रेशो क्या बन गया? 1:4। अगर ऐसा ना करना तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं। देखो एक स्टेप कैसे बढ़ाओ, पता है क्या करो? इसमें एक चीज निकालो, मोलर रेशो। अच्छा 25/4 और 25 में से कौन सी वैल्यू कम है? 25/4। कहता जो वैल्यू कम है ना उससे डिवाइड कर दो, जो वैल्यू कम है उससे दोनों को क्या कर दो? डिवाइड। तो ये डिवाइड करोगे जब 25/4 डिवाइडेड बाय 25/4 कितना बन जाएगा? 1। और 25 डिवाइडेड बाय 25/4 कितना बन जाएगा? 4 बनेगा क्या? है 4 ऊपर चला जाएगा, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर? 25/25 1 हो गया, तो क्या 4 बन गया क्या? अब देखो 1:4 क्या सिंपलेस्ट रेशो ही है क्या? तो जो मोलर रेशो आया वही तुम्हारा क्या है? सिंपलेस्ट रेशो। क्या बन रहा है सिंपलेस्ट रेशियो? 1:4। तो क्या बोल देंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया कंपाउंड का? कार्बन कितना है? 1। और हाइड्रोजन कितना है? 4। देखो लास्ट क्लास में परसेंटेज कॉम्पोजिशन का पहला एग्जांपल देखो यही था क्या? सबसे पहला एग्जांपल निकालो लास्ट क्लास का, पिछली क्लास का, जहां हमने हेडिंग डाली ना परसेंटेज कॉम्पोजिशन, क्या यही था क्या? कैलकुलेट परसेंटेज मास ऑफ कार्बन इन CH4। क्या 75% ही आ रहा था क्या? तो क्या अब उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर परसेंटेज मास दे दे तो उसका फॉर्मूला क्या रहा होगा? तो फॉर्मूला क्या है उसका? CH4। पूछा जा सकता है ऐसा। अभी तक कोई इसमें भी टफ कैलकुलेशन नहीं थी जहां डेसिमल में सॉल्व करना पड़े। अब देखो एक बात बताओ, कभी एटम ऐसे आ सकते हैं कि 2.5 एटम? ऐसा पॉसिबल नहीं है। या 2.7 एटम? ऐसा पॉसिबल नहीं। तो हमेशा ऐसा रहेगा, मान लो कोई चीज 2.1 आ रही है तो उसको क्या मान लेंगे? 2। 2.9 आ रहा है तो क्या मान लेंगे? 3, क्योंकि एटम तो हमेशा 1 2 3 4 ऐसे ही रहे होंगे। अब उसके बारे में बात करते हैं कि कैलकुलेशन तुम खुद आसान कैसे करोगे ना, तो उसके बारे में लिखते हैं। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। ये नोट कर लिया? एक बार नोट करो इसको। कर लिए नोट? चले आगे। तो एक क्वेश्चन और देखो। चलो पहले थोड़ा सा एक आसान क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर मास 120 इज CH2O। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, है ना? एक बार तुम करो, सॉल्व करो। चलो पूरी कहानी समझा दूंगा इसी क्वेश्चन में पिछली ना। पहले एग्जांपल लेके फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तुम एक बार सोचो, कल अपन ने एन के बारे में बात करी थी।
इंपेरिकल फॉर्मूला में एन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एन निकालने का एक फॉर्मूला भी लिखा था, देखो देखा था, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। क्या मॉलिक्यूलर मास गिवन है क्वेश्चन में, और इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है, तो उसे इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं। दोनों को डिवाइड करो, एन की वैल्यू निकाल लो। हाँ, इंपेरिकल फॉर्मूला मास होगा वो, CH2O का जो मास होगा वो इंपेरिकल फॉर्मूला मास होगा, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला है। N4 आ गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। एन तो निकालना पड़ेगा पहले, 480 क्यों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, एन निकाल दिया तो इंपेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O, तो कार्बन कितने हो गए फिर, 4, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 6। क्या निकाल रहे हो, निकालना क्या पहले, अरे भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर मास तो गिवन ही है। हाँ ऐसे कुछ है। एक बात देखो, सबसे पहले एक बार सभी सुनो एक बार। अच्छा जैसे हमने लिखा था मॉलिक्यूलर फार्मूला, मान लो C2H6 है, पिछली कहानी सुनो दोबारा से। मान लो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H6, रेशो क्या है यहाँ पे, 2:6। ये सिंपलेस्ट तो नहीं है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा, तो उसको इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या हो गया, CH3। सही है। और हमने बोला था कि किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, N मल्टीप्लाइड बाय। अब इस क्वेश्चन में इंपेरिकल फार्मूला गिवन है CH2O, और निकालना क्या हमने को, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, N की। और ये जो N होता है ये क्या चीज होता है, जो भी कंपाउंड है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसको किससे डिवाइड करते हैं, उसके इंपेरिकल फार्मूला मास से। किससे करते हैं, इंपेरिकल फार्मूला मास। तो ये वैल्यू किसकी होती है अपनी, N की। अब देखो ये N निकलेगा तभी सारी कहानी आएगी ना। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्या गिवन है अपने को, मॉलिक्यूलर मास गिवन है क्या, ना, N4 आ जाएगा। पहले मॉलिक्यूलर मास देखो कितना गिवन है तुम्हें, 120 गिवन है। इंपेरिकल फार्मूला कितना गिवन है, फॉर्मूला पहले क्या लिखा हुआ है, CH2O। इसका मास निकाल लेते हैं, तो इंपेरिकल फार्मूला मास लिखते हैं। कार्बन का मास कितना होता है, 12, 2 हाइड्रोजन तो +2, ऑक्सीजन कितना हो गया 16, तो कितना बना 30 बन गया क्या। तो N की वैल्यू क्या होगी, मॉलिक्यूलर मास 120 अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास 30, कितनी वैल्यू आ गई N की, यहां तक चेक करो सही है क्या। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज N मल्टीप्लाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला क्या है, CH2O। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन गया, कार्बन हो गए 4, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 4। ये आंसर आ गया। चेक करो, निकाला जा सकता है, लिख लो इसको। देख लिया, चले आगे, अगला लिखो।
An organic compound contains carbon, hydrogen and oxygen. Its chemical analysis gave 38.7%, 71% by mass of carbon, 9.67% of hydrogen, and rest is oxygen. तो बच गया वो सारा क्या होगा? ऑक्सीजन. कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. अब यहां कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी ना. एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है. हाँ, जैसे पहला क्वेश्चन था उसी तरीके से सॉल्व करना है. अब डिवाइड करना पड़ेगा ढंग से ना. हाँ, तुम अप्रोक्सीमेट मान के करोगे तब भी तुक्का लग जाएगा तुम्हारा. अप्रोक्सीमेशन पे चला देना काम. C3 H10 सभी का यही आ रहा है. तुम ज्यादा ही अप्रोक्सीमेशन कर दिया लगता है. मेरे को लग रहा है तुम ज्यादा ही अप्रोक्सीमेशन पे दे रहे हो, ऐसा लग रहा है. उसको तुमने 36 मान लिया और 38 को ऐसा. 9 को 10. अच्छा, सॉल्व किया है. एग्जैक्ट डिवाइड करा. एग्जैक्ट डिवाइड करने में बढ़िया आएगा. वो डेसिमल भी कटेगा. देख, एक एक डेसिमल मान ले, सॉल्व कर दे. तुम डिवाइड तो कर पाते होगे. डिवाइड करने में तो दिक्कत नहीं होती होगी. अरे क्या क्या चीज है? कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. यही आ रहा है. चलो देखना, अभी चेंज करते हैं, बदल देगा. कार्बन कितना है? 0.71. ये कितना है? 9 पॉइंट. बचा कितना? 51.62. सही है. अब मोल्स निकाल दें. तो देखो 38.71 डिवाइडेड बाय कितना करोगे? कितना बनेगा ये?
टू टू आ रहा है या 2 3 या कुछ ऐसा, 2 2 2 3 ही आ रहा होगा ना। यहाँ पे 9.67 डिवाइडेड बाय, बहुत बहुत अप्रोक्स हो गया वो, 9.6 से 9.10 ना। अभी कैंसिल आउट होगा चीजें, देखना कितने सिंपल कैंसिल आउट हो जाएंगे। 51.62 डिवाइडेड बाय 16 कितना बनेगा? 3 बनेगा। 16 3 जा 48। ये भी 3.22 या 23 के आसपास आ रहा होगा, चेक करो सही है क्या। अब एक बात देखना, इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है? 3.22। मोलर रेशो निकाल दें। अगर मोलर रेशियो निकालोगे देखना, 3.22 डिवाइडेड बाय 3.22 कितना बन गया? 1 बन गया क्या? अच्छा, 9.67 डिवाइडेड बाय 3.22। अब देखना 3.22 में मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, क्या 9.66 हो गया क्या? ऊपर 9.67 था, अप्रोक्सीमेटली 3 हो गया क्या? तो 3.00 कुछ बन रहा होगा एक, तो 3 मान लिया उसको। और ये 3.22 डिवाइडेड बाय 3.22 कितना बन गया? 1 बन गया क्या? चेक करो एक बार, क्या रेशियो यही हो गया सिंपलेस्ट? 1:3:1। ये है क्या? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर एक अपन ने अभी किया था क्वेश्चन में, ये बताया था। जैसे ये 25/4 और 25 रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो कभी ऐसा रेशियो आ जाए कि 4:2, तो दो काटने का मतलब क्या होता है? हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं क्या? ऐसे करें ना, 4/2 रेशियो 2/2, तभी तो बना 2:1। तो ये आ गया मोलर रेशियो। तो क्या यही सिंपलेस्ट रेशियो रहा होगा क्या? यही क्या रहा होगा? सिंपलेस्ट रेशियो। क्या आ जाएगा ये? 1:3:1। तो बताओ इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? CH3। क्या आंसर आ गया क्या? क्या कैलकुलेशंस थोड़ी सी टिपिकल थी, तो सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तो हमेशा कोशिश किया करो सॉल्व करने की ना। कहीं ऐसा होगा हम 3 लिख के बैठ गए, वो आ रहा है 3.7, हमने अगला डेसिमल ही नहीं सॉल्व किया। तो कोशिश करो एक डेसिमल प्लेस तक तो सॉल्व किया जाए। अगर एक डेसिमल तक भी करते, 3.2 तो भी अंदाजा लग जाता 9.6। तो उसका 9.6 साथ कीजिए, क्या मानते? 9.6। तो कैंसिल आउट हो रहा था, 1:3:1 बन जाता। क्लियर है बात है? तो अगर परसेंटेज गिवन हो गया सिंपल सॉल्व कर देंगे क्या? अब चलते हैं, अगर कभी मास का रेशियो दे दे तो कैसे सॉल्व करें ना। तो इसको नोट करो एक बार, लिख लिया सभी ने क्या? ये कैलकुलेशन जरूर लिखना बेटा इसे। केमिस्ट्री के जे में कितने न्यूमेरिकल्स होते हैं? सारे थ्योरी वाला पार्ट तो इनऑर्गेनिक, फिजिकल से तो न्यूमेरिकल ही है। फिजिकल से तो न्यूमेरिकल आएगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक थ्योरेटिकल पार्ट है। लगभग बराबर बराबर वेटेज रहता है, 8 8 8 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं ना, सॉल्व करने वाले 8 आते हैं। फिजिक्स में तो खूब आएंगे। लिखा हुआ था 20 थ्योरी और 5 न्यूमेरिकल। कौन कह रहा है साहब? तो लिखा था अरे नहीं, जैसे 20 न्यूमेरिकल होंगे 5 थ्योरी। न्यूमेरिकल आते हैं थ्योरी पे, कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं होता ना, कुछ भी डाल सकते हैं। 25 क्वेश्चन देने हैं उनको। वो 20 और 5 का मतलब पता है क्या है? वो 20 होते हैं सिंगल चॉइस क्वेश्चन, और 5 होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, कि उसका आंसर 38.7 आ रहा है तो 38.7 ही लिखना, और ऑप्शन नहीं है उसके, मतलब वो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो गए। हाँ, किस महीना? इस बार 2 साल से दे रहे हैं कि 10 क्वेश्चन होते हैं, 5 करने होते हैं। तो तुम्हें समझाता हूँ थोड़ा सा, देखो 3 सेक्शन होते हैं ना। 20 होते हैं उसमें 25 में होते हैं। मान लो सेक्शन ए फिजिक्स है ना, फिजिक्स में 20 क्वेश्चन आएंगे सिंगल चॉइस, सिंगल करेक्ट, सारे कंपलसरी होते हैं ना। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन सारे क्या होंगे? कंपलसरी करने ही होते हैं। फिर 10 क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। अब ऊपर वाले में तो 4 ऑप्शंस होंगे, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं होते इसके अंदर ना। एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसका आंसर आ गया मान लो अपना 38.7, तो पहले तो होता था 38.7 ही लिखना होता था, पर अब वो कहता है कि इसका नियरेस्ट इंटीजर लिख दो, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? 39। तो 39 आंसर हो गया। ठीक है, पहले इनमें नेगेटिव नहीं होती थी न्यूमेरिकल टाइप में, अब चॉइस दे दी तो अब क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग। तो इसमें से अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? अटेम्प्ट एनी 5, 10 में से करने कितने होते हैं? 5।
तो इस साल का ये पैटर्न है ना, अगले साल क्या होगा उसके पैटर्न का भी पता नहीं है ना। और इसमें भी सही तो 4, गलत तो -1, इसमें भी सही तो 4 तो गलत -1। केमिस्ट्री में भी आते हैं न्यूमेरिकल। सभी में ऐसा होगा, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सेक्शन में ऐसा चलेगा। 20 क्वेश्चन सिंगल चॉइस करेक्ट जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से सिलेक्ट करना होगा, कोई एक आंसर सही होगा। और 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के जिसके अंदर वैल्यूज जो आएगी वो अपने को नियरेस्ट इंटीजर में लिखनी पड़ेगी ना, वो टाइप करना होता है उसमें। तो ये पैटर्न यही मेन का होता है ना। चलो इसमें एक क्वेश्चन कर दो 5। 4 तो आए नहीं, गलत तो -1 ही लगा ना, 4 तो हमारे आए नहीं, है ना। तो किसी कोई एक आधा क्वेश्चन कोई सही हुआ होगा उसमें से और कटेगा होंगे हमारे 1 नंबर। मान लो 10 सही हुए तो 40 नंबर आ गए, और 10 गलत हो गए तो 40 में से 10 चले गए, 30 बचे पीछे, 30 नंबर आ गए हमारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड of molecular weight 108U contains carbon, hydrogen and nitrogen in ratio 9:1:3.5 by mass. Calculate molecular formula. मॉलिक्यूलर, अब मान लो इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई हिंट नहीं है, जैसे मास गिवन होता था परसेंटेज में ऐसे रेशियो भी दे सकता है, क्या बड़ी बात है, सेम ही बात है। चाहे तुम इसी को मास मान के सेम तरीके से सॉल्व कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। टेबल बनाओ, एक का कार्बन का मास कितना मान लो 9, हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन का 3.5, सेम तरीके से सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला बन ही जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो पहले, है इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, मास का रेशियो है मोल्स का नहीं है, मोल्स के रेशियो से इंपेरिकल फॉर्मूला आता है ना। पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालोगे, फिर एन की वैल्यू निकाल के क्या आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या मॉलिक्यूलर वेट गिवन है क्या 108, पहले इंपेरिकल फॉर्मूला तक करो, तो पहले कहां तक सॉल्व करो, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो। जहां पे परसेंटेज मास गिवन होता था वहां रेशियो गिवन है, इसी को मास मान लो 9:1:3.5, इसी को मास मान लो। जैसे कार्बन का मास 60% गिवन होता था हम 60 मान लेते थे, यहाँ पे 9 ही मान लो मास, और हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन का 3.5, सॉल्व करो उससे।
मैं डेसिमल्स को अवॉइड किया करो। 3:4:1. Yes, sir, ये है। तुम डेसिमल्स को अवॉइड किया करो। तो 3/4 को 3/4 नहीं लेते, क्यों लिखना 0.7 पे? जरूरत थी क्या उसकी? उसमें वैसे आ जाता 3/4 से आया था सिंपल से। Normal ratio से करते हैं। अगर हम सीधा 3/4 भी लिख देते, जैसे 25/4 छोड़ा था क्या हमने, उसको नहीं किया था ना सॉल्व पहले क्वेश्चन में, इसको भी नहीं करते तो भी आंसर आया था। चलो मैं तुम्हें इंपेरिकल फॉर्मूला तक लेके चलता हूँ। कितने बच्चे पहुंच गए? देखो पूरा सॉल्व नहीं कर, डेसिमल्स करने की जरूरत ही नहीं है ना, जहां जरूरत पड़े फ्रैक्शन नहीं बनती हो तो की बात है। देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये लिखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सुनना एक बार बात, क्या मास का रेशो गिवन था कितना हमने को? इसका 9, इसका 1 और इसका कितना गिवन था? बताओ ये बात सही है क्या? एक बार देखते चलो सामने। मोल्स लिखोगे तो क्या लिखोगे? 9/12 क्या बन जाएगा ये? 3/4। ये तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1। अच्छा 3.5/14 क्या 1/4 हो गया क्या ये? क्योंकि 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 14 ही बनेगा। अब एक बताओ, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1/4। 1/4 सबसे क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्या सभी को 1/4 से डिवाइड कर दें क्या? तो मोलर रेशियो क्या बन जाएगा? क्या करोगे? 3/4 डिवाइडेड बाय 1/4, क्या 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा क्या? हाँ जी फॉर्मूला C6H8 ऐसा कुछ है। देखो फिर एक बार चेक करो, क्या 1 डिवाइडेड बाय 1/4 लिख दें तो 4 ऊपर चला जाएगा, और 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 कितना हो गया? एक बार चेक करो, क्या इस सिंपलेस्ट रेशो यही है क्या? Yes, sir. क्या 3:4:1? तो मैं लिख देता हूं सिंपलेस्ट रेशो क्या आ गया अपना? 3:4:1। क्या यही इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया होगा इसके हिसाब से? तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया अपना? C3H4n। क्या आधा पार्ट सॉल्व कर लिया क्या हमने? आधा पार्ट सॉल्व कर लिया। अगर कभी इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना तो क्या n की वैल्यू निकालनी पड़ती है अपने को? तो n की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकालना पड़ेगा क्या? देखो इंपेरिकल फॉर्मूला मास, कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 3। एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। 12 इंटू 3 कितना हो गया? हाइड्रोजन का एक तो 4 प्लस 14, टोटल करो कितना हो गया? 54 आ गया क्या? कितना आ गया? 54। अच्छा n की वैल्यू क्या होती थी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना गिवन था अपने को? 108 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना? 54 कितना आ गया? 2 आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था अपना? C3H4n। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया? C6H8n2। क्या आंसर आ गया? चेक करो, किया जा सकता है, लिख लो इसको। क्या एक आध और करना चाहोगे क्या इस पे? दे दिया था एक और, देखते हैं कैलकुलेशन सॉल्व कर पाओगे या नहीं। चले लिखो फिर, ये नोट कर लिया सभी ने? अब सेम ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, रेशो ना देके परसेंटेज ही गिवन है ना। कह रहे हैं कंपाउंड कार्बन इज 52.2%,
हाइड्रोजन इज 13%, ऑक्सीजन इज 38.4%, 34.8. हाँ 34 आर प्रेजेंट। And its molecular weight is 92। उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 92। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? अरे ऐड है ये क्या तुमने वार देखा है किसी ने?
चलो देखो करें सॉल्व इसको। कोई पहुंचा गया पूरे आंसर तक? तो हो गया। इंपेरिकल फॉर्मूला तक तो पहुंच गया ना, वहां तक आगे की कहानी तो आसानी है, और देख लेना दोबारा करते हैं। कार्बन है अपने पास, हाइड्रोजन है अपने पास, और एक क्या चीज है, ऑक्सीजन। ये तीन चीजें। कार्बन का मास कितना गिवन है? 52.2। इसका 52.2। हाइड्रोजन का कितना गिवन है? 13। C4O2। हाँ ऐसे कुछ है। तो यहां से क्या निकालने हैं इसके? तो क्या होगा, 52.2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 12। कितना आ रहा है डिवाइड करने में? 4.35 आ रहा है क्या? ऐसे कुछ आ रहा है। 36 जो भी, 3536 अप्रोक्सीमेट लिख दिया एक बार। हाँ वो भी आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। 13/1 कितना हो गया? 13। और 34.8 डिवाइडेड बाय 16 ये कितना है? 2.18। तो 2.2 ले लें अप्रोक्सीमेट, या 1.8 ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है? 2.18। अब यहां से अगर मैं क्या निकालूंगा, मोलर रेशो, तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है इसमें? 2.18 है, उससे डिवाइड कर दें क्या? तो देखो 4.35 डिवाइडेड बाय 2.18, क्या 2 आ जाएगा क्या? सही है। फिर 13 डिवाइडेड बाय 2.18 कितना बन जाएगा? 6 बनेगा। और 2.18 डिवाइडेड बाय 2.18 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या देखो यही सिंपलेस्ट रेशो है, 2:6:1। सिंपलेस्ट रेशो क्या आ गया? 2:6:1। क्या इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया क्या? क्या बन गया? C2H6O बन गया क्या? तो ये एक पार्ट सॉल्व हो गया हमने, क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब यहां से इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए। तो 2 कार्बन कितना हो गया? 24। 6 हाइड्रोजन और एक क्या हो गया? 16। तो कितना बन गया ये? 46 बन गया क्या? कितना बन गया ये? 46। अच्छा, n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, मॉलिक्यूलर मास को इस इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दो। मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है? 92 डिवाइडेड बाय 46 कितना बन गया? 2 बन गया ये। अब चेक करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? n मल्टीप्लाइड मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था अपना? C2H6O। तो क्या बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? कार्बन कितने हो गए? 4, H12 और O2। चेक करो ये आंसर आ गया क्या? कर सकते हैं सॉल्व वैसे। चलें आगे। नोट कर रही सभी ने? तो ऐसे क्या इंपेरिकल फार्मूला के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर देंगे क्या? इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये सारा एप्लीकेशन किसका था? परसेंटेज कॉम्पोजिशन, या उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाय मास। अब आगे चीज चलते हैं, अगली हेडिंग डालते हैं हम, रिलेटिव डेंसिटी। क्या हो गया? 3 टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर। कौन कौन से? एक तो लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाला था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था कि अगर मॉलिक्यूलर वेट दे दे, नंबर ऑफ एटम निकलवा ले, जैसे कैफीन वाला क्वेश्चन किया था एक। और एक लास्ट कौन सा है? इंपेरिकल फार्मूला। ये 3 ही एप्लीकेशन है किसके? परसेंटेज मास के ना। ठीक है, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन देखना है। टॉपिक तो बड़ा सिंपल सा है, पर उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अपने को देखने हैं। तो इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, टॉपिक में तो कुछ भी नहीं है, थ्योरी थोड़ा ना इसकी कुछ ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से इसके क्वेश्चंस? अगली हेडिंग डालो, रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा देखना, रिलेटिव टर्म क्या होता है? किसी के रिस्पेक्ट में। तो आप कह रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी के रिस्पेक्ट में क्या निकालनी पड़ेगी? डेंसिटी। तो एक बार पहले सुनना पूरी कहानी, बाद में नोट करना। देखो किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी ऐसे लिख देते हैं R.D। इसका मतलब क्या होगा?
जिस सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उससे क्या कर दो, उसकी डेंसिटी को डिवाइड कर दो। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो ये इसकी कोई यूनिट आएगी क्या? तो देखना, मान लो ऊपर भी ग्राम पर एमएल नीचे भी ग्राम पर एमएल, तो यूनिट तो नहीं आने वाली कोई भी। तो रिलेटिव डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होगी एक, क्या बोलते हैं इसको, यूनिटलेस बोल दें क्या? इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, एक बार सुन लो, बाद में आराम से नोट कर लो। अब देखो रिलेटिव का मतलब पता चल गया कि डेंसिटी निकालनी किसी भी सब्सटेंस की किसी के रेस्पेक्ट में। अब डेंसिटी क्या हो सकती है कि सब्सटेंस क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए हम अलग डेंसिटी डिफाइन करते हैं, और गैसेस के लिए रिलेटिव डेंसिटी का नाम क्या होगा, अलग होगा। तो जो हम पहली बात करते हैं इसमें वो किसके लिए करते हैं, फॉर सॉलिड्स और लिक्विड, कि अगर कोई सॉलिड है सब्सटेंस या फिर कोई लिक्विड है सब्सटेंस, तो उसके लिए हम कौन सी डेंसिटी डिफाइन करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी का नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। नाम क्या होता है उसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी। है एक रिलेटिव डेंसिटी पर उसका नाम क्या बोल देंगे हम, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रेविटी इज इक्वल टू, ऊपर तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड। अच्छा इसको डिवाइड किससे करोगे, रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। कहता है अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो रेफरेंस होता है अपना वाटर। रेफरेंस क्या होता है, वाटर। तो हम किससे डिवाइड करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर, और वो भी किस पे, एट 4 डिग्री सेल्सियस। पानी की डेंसिटी किस पे लेते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा पानी की डेंसिटी सुनिए किसी ने कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1 ग्राम पर एमएल। तो अगर बात करें डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, वो कितना होता है, 1 ग्राम पर एमएल। अब इसका एप्लीकेशन देखना, अगर मैं क्या चीज लिखूं, देखो मैं बोलूं एग्जांपल लेके, मैं कह रहा हूं डेंसिटी ऑफ HNO3 अगर कितना है, 1.504 ग्राम पर एमएल, तो बताओ इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रही होगी। क्या लिखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ HNO3 क्या होगी ऊपर, 1.504, अभी यूनिट देते थे ग्राम पर एमएल, डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी 1, और यूनिट क्या, ग्राम पर एमएल। क्या यूनिट से यूनिट तो कैंसिल होगी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ गई इसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 1.504। तो ये वैल्यू आ गई। तो मतलब सिंपल सा है, अगर किसी भी सॉलिड या लिक्विड की जो डेंसिटी गिवन हो उसकी यूनिट हटा दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी में। बस ये ध्यान रखना उसकी यूनिट होनी क्या चाहिए, ग्राम पर एमएल, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 क्या होती है, ग्राम पर एमएल। ठीक है लिख लो इसको। फिर गैसेस के लिए बात करेंगे, इंपॉर्टेंट कौन सा है, गैस वाली कहानी ना। 4 डिग्री का कोई रूल नहीं, वो पानी की डेंसिटी इतनी होती है ना, 4 डिग्री सेल्सियस में पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल होती है। वैसे तो टेम्परेचर के साथ साथ क्या होती है, डेंसिटी चेंज होती है ना। अगर कुछ होती है तो कन्वर्ट करनी पड़ेगी, हाँ बिल्कुल। अगर किसी और यूनिट में होगा, मान लो kg/ml दे दे, तो फिर पहले उसको ग्राम पर एमएल में कन्वर्ट करेंगे।
बताओ। Salamine density या नहीं नहीं, पानी की डेंसिटी, वो तो एग्जांपल दे दिया मैंने कि डेंसिटी HNO3 की इतनी होती है, वो डेंसिटी दे देगा। तो वैसे पता है क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इतना, तो मतलब डेंसिटी कितनी होगी उसकी, उसकी यूनिट लगा दो, तो वो क्या होगी उसकी डेंसिटी। तो क्वेश्चन में कई बार डेंसिटी ना देके वो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देगा, तो उसका मतलब डेंसिटी है वो एक तरीके की। देख लिया क्या? सर तो ऐसे स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होगी वो डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड की इक्वल नहीं होगी। हाँ सेम ही है, बस यूनिट हट गई ना, यूनिटलेस क्वांटिटी है बस। सिर्फ क्या चीज है, यूनिट वैल्यू तो सेम ही है 1.504 1.504, बस उसके ऊपर डेंसिटी की यूनिट है ग्राम पर ml, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से यूनिटलेस क्वांटिटी, उसकी कोई यूनिट नहीं होने वाली ना। चले आगे। फिर अब बात करते हैं गैसेस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो नंबर 2 लिखो, फॉर गैसेस, और ये वाला इंपॉर्टेंट भी है। यहां जो टर्म होता है उसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको, वेपर डेंसिटी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसे V.D। तो वो क्या चीज होता है, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय, देखो रेफरेंस क्या लिया जाता है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो जिस टेम्परेचर प्रेशर पे हम क्या करते हैं, गैस की डेंसिटी को मेजर करते हैं, उसी टेम्परेचर प्रेशर पे किसकी डेंसिटी को मेजर करेंगे, हाइड्रोजन की, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी। सुन लो एक बार बात, इधर बाद में लिखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो गैसियस स्टेट में एक चीज पढ़ेंगे हम, अगर कभी भी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दिया जाए ना, एट कांस्टेंट, P मतलब प्रेशर और T का मतलब टेम्परेचर, कहता है जो डेंसिटी ऑफ गैस होती है ना D, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलर मास के। मतलब जितना ज्यादा गैस का मोलर मास होगा उतनी डेंसिटी उसकी क्या होगी, ज्यादा। यहां लिख देते हैं डी क्या चीज है, डेंसिटी, एम क्या चीज है, मोलर मास। अब एक बात देखना, ऊपर क्या चीज है, डेंसिटी ऑफ गैस, तो ऊपर क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस आ जाएगा क्या, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो नीचे क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन H2 है यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2। तो क्या वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, कैसा लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। क्या सिंपल सा फॉर्मूला आ गया क्या, कि अगर किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी हो तो क्या करो, मोलर मास उस गैस का और उसको किससे डिवाइड कर दो, 2 से, तो क्या आ जाएगी वेपर डेंसिटी। पर यहाँ कोई यूनिट नहीं लगानी, मोलर मास की भी कोई यूनिट नहीं लोगे, जैसे क्या लिख दे, मोलर मास ऑफ O2 गैस, तो सिर्फ 32 बोलना है, क्या 32 ग्राम पर मोल नहीं लिखना ना। तो 32 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे ये भी फिर से लिख देते हैं कि यहाँ पे वेपर डेंसिटी कोई यूनिट नहीं लगानी, तो क्या लिखना है अपने को, उसको यूनिटलेस क्वांटिटी लिखना है ना। अब अगर बात करें यहाँ पे रेफरेंस चेंज कर सकता है क्या, तो कहते हैं नहीं, मेरे हिसाब से रेफरेंस कुछ और होगा। अगर बोल दे कि इफ रेफरेंस इज चेंज, होगा, ऐसा भी हो सकता है ना, फिर कोई और रेफरेंस गैस ले ले, तो क्या करोगे, वेपर डेंसिटी के लिए क्या करोगे, मोलर मास ऑफ गैस। जैसे जब हाइड्रोजन रेफरेंस था तो डिवाइड क्या कर रहे थे, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आप किससे डिवाइड कर दोगे, क्या रेफरेंस के मोलर मास से डिवाइड कर दोगे क्या। जैसे मैं बोलूं एग्जांपल, इफ रेफरेंस इज CH4, अब बताओ वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहा होगा, क्या मोलर मास ऑफ गैस
डिवाइडेड बाय CH4 का मोलर मास बताओ कितना होगा, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो कितना बन गया 16। क्या ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या? ये कर सकता है ना, वो कहते कि रेफरेंस चेंज कर दे, तो रेफरेंस चेंज करते क्या हो जाएगा, जहां पे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन लिख रहे थे डिवाइड में, अब क्या लिख देंगे रेफरेंस का मोलर मास। अब रेफरेंस कौन है अपना CH4, तो CH4 का मोलर मास कितना हो गया 16। अगर कुछ भी रेफरेंस नहीं दे रखा हो तो हमेशा कौन मानना है हाइड्रोजन, अगर रेफरेंस नहीं दे रखा होगा तो क्या मानोगे हाइड्रोजन, अगर स्पेसिफाई कर दे कि ये रेफरेंस है तो फिर डिवाइड बाय क्या कर देंगे उसका मोलर मास कर देंगे। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कोई मिक्सचर ऑफ गैस हो जाए, फॉर मिक्सचर ऑफ गैस, तो वेपर डेंसिटी क्या होगी, अब मोलर मास किसका हो जाएगा मिक्सचर का, और डिवाइड किससे कर देंगे 2 से। चेक करो सही है कि जहां मोलर मास सिर्फ एक गैस का लेते अब गैस का पूरा मिक्सचर है, तो मोलर मास किसका आ जाएगा मिक्सचर का, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये क्या आ जाएगा अपना वेपर डेंसिटी आ जाएगी पूरे मिक्सचर की ना। गैस को मोलर मास लेंगे। मोलर मास मिक्सचर का लेंगे, वो देखते हैं मिक्सचर का मोलर मास कैसे निकाल लेंगे, कि मान लो 3-4 गैस मिक्स कर दी मैंने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन CO2, अब सभी का अलग अलग मोलर मास है, तो फिर उसका एवरेज मोलर मास मतलब मिक्सचर का मोलर मास कैसे निकालेंगे वो अपने को अभी सीखना है ना। बस हमने लिख दिया कि करना क्या है, मिक्सचर का मोलर मास और डिवाइड बाय क्या करना है अपने को 2। ठीक है, एक बार ये सारी कहानी लिखो। टेम्परेचर और प्रेशर हर बार सेम रहेगा। हाँ क्योंकि ऊपर नीचे सेम ही लेना है अपने को, जितना उस गैस का उतना इस गैस का, तो फिक्स होगी वैल्यू, अगर ऊपर नीचे सेम है तो वो फिर सेम ही वैल्यू रहने वाली है। सर आपने जस्ट अंदर एम गैस की तरफ अंदर है क्या? कहाँ पे मोलर मास ऑफ गैस लिख दूं क्या, देख ये M गैस का मतलब है मोलर मास ऑफ गैस, और ये M मिक्सचर इज
देख लेंगे, चले आगे। इस पे एक दो सिंपल क्वेश्चन करते हैं जो सिर्फ इन बेसिक बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड होगा ना। तो लिखो एक क्वेश्चन। कह रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस, इसका मतलब समझ जाओगे क्या, विद रिस्पेक्ट टू WRT है, विद रिस्पेक्ट टू CH4S4। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ गैस। देखो एक बार अगर रेफरेंस चेंज कर दे तो फॉर्मूला क्या यूज करते हो वेपर डेंसिटी का? देखा इफ रेफरेंस इज चेंज्ड, क्या लिखा हुआ था? मोलर मास डिवाइडेड बाय कितना? 8। कैसे तूने मोलर, वो हाइड्रोजन वाला ले लिया तूने, मोलर मास बाय 2। रेफरेंस चेंज कर दिया गया, यहाँ पे कौन सा रेफरेंस है? CH4 है क्या? अपने क्वेश्चन में लिखा था देखो, इफ रेफरेंस इज CH4। एग्जांपल में देखो, थ्योरी में भी लिखवाया था क्या? इफ रेफरेंस इज CH4 तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? क्या डिवाइडेड बाय 16 था क्या? तो मतलब आप यहाँ पे अगर लिखोगे तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला देखो अब ऐसे लिखना, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ रेफरेंस। CH4 का मोलर मास लिखोगे क्या? तो एक बार ये बात सही है। तो मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय CH4 का मोलर मास कितना होता है? 16। और वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है अपने को? 4, तो इज इक्वल टू 4। तो यहां से मोलर मास ऑफ गैस क्या आ गया? 64 आ गया क्या? चेक करो एक बार। हाँ लगा दो यूनिट ग्राम पर, मोलर मास है तो लगा सकते हैं। मोलर मास है तो यूनिट लगाई जा सकती है। क्या सिंपल है क्या क्वेश्चन? सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या कर दिया इसने? रेफरेंस चेंज कर दिया। चलो एक और क्वेश्चन लिखो ऐसा ही सिंपल बेसिक फॉर्मूले पे बेस ना। अच्छा जब भी रेफरेंस नहीं बोल रखा हो तो रेफरेंस क्या लोगे? हाइड्रोजन को। ठीक है, तो लिखो ए गैस इज फाउंड टू हैव फॉर्मूला CO, और पूरे पे एक्स है ना। CO मतलब कार्बन ऑक्सीजन, और पूरे पे क्या लिखा हुआ है? एक्स, ऐसा कुछ फॉर्मूला है उसका ना। इट्स वेपर डेंसिटी इज 70। इसकी वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है? 70। कह रहे फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो।
यही किया हमने, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मोलर मास ऑफ गैस किसके बराबर हो गया, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। डेंसिटी गिवन थी 70 इंटू 2 कितना हो गया 140। इधर से हमने क्या किया, COX कार्बन का 12 ऑक्सीजन 16 टोटल कितना हो गया 28। कितने थे x, तो 28x आ गया यहाँ से मोलर मास, दोनों को इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। कोई परेशानी इसमें, सही है। चलो कर लेंगे इसको, ठीक है। चलो अब एक बात देखना, अगला जो टॉपिक है ना एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, वो क्यों है, क्योंकि हमने अभी क्या लिखा था, एक बार पीछे चलो स्क्रीन पे, ऐसा लिखा था फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस वेपर डेंसिटी इज मोलर मास ऑफ मिक्सचर बाय 2।